तो फिर से एक बार आप सभी को जय भीम। बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग मैं और मेरे साथी प्रशांत जो हमारे महाराष्ट्र प्रेसिडेंट है, हम लोग पिछले 2 साल में जैसे आइस्का के इंसेप्शन से हमने किस तरीके से हमारे विजन मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसका एक आपको एक थोड़ा सा ब्यौरा देने के लिए हम दोनों यहाँ खड़े हैं। तो आप सभी आइस्का से अच्छे से परिचित हो गए हैं, तो मैं बहुत उसके डिटेल में न जाते हुए जो 2 साल में जो कुछ कार्य हमने किए हैं या जो कार्य किए हैं उसके बारे में आपको हम थोड़ी सी स्पष्टता देंगे और उसके इम्पैक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो आप सभी का ये सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। और हम अभी हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू करते हैं। तो जैसे अभी प्रस्तावना में भी अपने दोनों साथियों ने बताया कि आइस्का का जो जन्म है या आइस्का को क्यों सोचा गया, ठीक है। तो आइस्का का जो मतलब आजकल के माहौल में क्या हो रहा है ना कि बहुत लोगों को लग रहा है कि मूवमेंट में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, संगठन हमारे ज़मीन पे दिख नहीं रहे हैं। तो समाज में बहुत निराशा है और ये निराशा पिछले कुछ सालों से हर जगह पे छोटे छोटे गली कूचे में, यूनिवर्सिटी स्पेसेस में, हर जगह पे इस पे बात हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं या हमारा संगठन कहाँ है। जो हमारे संगठन का या हमारा जो इतिहास रहा है वो काफ़ी प्रभावशाली इतिहास रहा है। जो हमारे महापुरुषों ने या हमारे कम्युनिटी ने पिछले 70-75 सालों में जो अचीव किया है, उसका मुकाबला और या उसका एग्जाम्पल और किसी भी मूवमेंट में नहीं आपको मिलेगा, जो इतने कम समय में जिस तरीके से हम जितने तेज़ी से आगे बढ़े हैं। बट अभी पिछले कुछ सालों से ऐसा लोगों को नज़र आ रहा है कि हम बहुत बिखर गए हैं और वो बिखराव के लिए ही मैं, हमारे साथी राहुल और ऐसे हमारे और कई साथी जैसे अनुरूप, सचिन बंसोड़े जो हमारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, कई सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स जो सामने नहीं आते हुए हमारे साथ जुड़े रहे और इनिशियल जो डिस्कशन था कि संगठन के कैसा होना चाहिए या संगठन की जो रूपरेखा होनी चाहिए उसके ऊपर कम से कम 2 साल तक हमने चर्चा की। बहुत सारे मीटिंगें हुई, बहुत सारी ऑनलाइन चर्चाएं हुई, बहुत सारा डिस्कशन हुआ और वो डिस्कशन का जो रिज़ल्ट है वो 7 अक्टूबर 2023 में आइस्का की शुरुआत, आइस्का का पहला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो नागपुर में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि जो बिखराव हमारे मूवमेंट में हमको दिख रहा था, लोगों के पास अभी कोई उम्मीद नहीं है जो हमारे एग्जिस्टिंग संगठन है। तो ऐसे इसमें हम और जो हमारे ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ग्रास रूट पे जो हमारे मुद्दे हैं, वो मुद्दों से थोड़ा सा हमारा जो भटकाव नज़र आ रहा था, इसीलिए आइस्का को सोचा गया। और आइस्का को बहुत नैरो तरीके से हमने सोचा गया कि बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने बहुजन से ये जो शेड्यूल कास्ट वाला शिफ्ट क्यों आया, क्यों हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। तो इसका एक सिंपल हमको जो रीज़न या हमारा जो रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि इतने सालों में भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो बेसिक मसले हैं वो बेसिक मसले जैसे कि त्यों है। हालांकि ये शेड्यूल कास्ट में भी एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, बट वो उसका जो दायरा, जो उसका फैलाव होना चाहिए, वो फैलाव ना होने के कारण आज पर भी ज़्यादातर हमारा जो शेड्यूल कास्ट का जो कम्युनिटी है वो हाशिए पर है। तो इसी सवाल को लेकर हमने ये सोचा कि हम पहले शेड्यूल कास्ट को फोकस करेंगे, शेड्यूल कास्ट के इश्यूज़ के ऊपर हम शेड्यूल कास्ट को इकट्ठा करेंगे
और एक स्ट्रॉन्ग ज़मीनी मूवमेंट खड़ा करेंगे जो कैडर बेस हो। अभी बहुत संगठन हमको ज़मीन पे दिखते हैं, लेकिन किसी का भी अभी कैडराइज तरीके से मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो हमारा शुरुआत से यही कोशिश रही है कि इसको एक ज़मीनी तौर पर एक कैडराइज मूवमेंट का कैसे हम शेप दे सके, और हम काफ़ी हद तक उसमें सफल हुए हैं। जिस तरीके से इनिशियल डेज में ही महाराष्ट्र का जो स्टेट कमेटी फॉर्म हुआ, उसके बाद में महाराष्ट्र के कई सारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी फॉर्म हुए, उसके साथ ही आइस का असम जिस तरीके से फॉर्म हुआ, तो ये उस कैडर बेस्ड मूवमेंट का हम ज़मीनी तौर पर उसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हिस्ट्री और ये जो आइस्का का जो इंसेप्शन का मैंने आपको एक छोटा उसका एक पर्सपेक्टिव दिया है कि इसकी ज़रूरत के बारे में हम इसमें और कल और डिटेल में चर्चा करेंगे, या इसके बाद के सेशन में और डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, वो मुद्दों को लेकर मैं थोड़ा सा हमारा जो आइस्का के विदिन जो डिस्कशन रहा है हमेशा से, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें मेनली जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम सबको पता है, सबने कई सारे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है बहुत सारे लोगों के। तो ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, या ये जो यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस पे हमारे बच्चों के साथ जो इवन गांव में, शहरों में, हमारे बस्तियों में, यूपीएससी या कॉलेज के एडमिशन्स में या जॉब्स में, हर जगह हमारे लोगों के साथ जिस तरीके से ह्यूमिलिएशन डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट में एक नीतिबद्ध तरीके से जो संगठनात्मक काम की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत हमको बहुत महसूस हुई। और उसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको, जैसे हमारा जो पहला हमने ठराव जो हमारा पारित हुआ था रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, वो उसी का एक कदम था कि हम इस तरीके की ह्यूमिलिएशन, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन को अभी हम नहीं सहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से एक्सपीरियंसेस है, आप में से कई सारे लोगों ने, सुखदेव थोरात सर का जो उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर आया था कि प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्होंने उसके काफ़ी अच्छे से उसकी चर्चा की है। तो हम लोग उसी कोशिश में है कि, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में अभी रिजर्वेशन या पब्लिक सेक्टर ही बचा नहीं है, और हमारा सबसे बड़ा जो हमारा तबका है वो अभी प्राइवेट सेक्टर में, छोटे छोटे जॉब्स में या कॉरपोरेट सेक्टर में, जो क्लास 4 के जॉब से लेकर क्लास 3 के जॉब्स तक है। अगर उसके हम एग्जीक्यूटिव लेवल पे या बोर्ड लेवल की बात करें, तो वहाँ पे हम लोग कहीं नज़र भी नहीं आते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए इमीडिएट क्या हम इसको सॉल्यूशन की तरह देखते हैं, तो हमने बहुत सोचने के बाद रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर का इस तरीके से हमने वो डिमांड को लेकर हम पिछले हमारे इंसेप्शन से हम उस पर काम करते आ रहे हैं। और इसके मतलब इसको अभी नेक्स्ट, जैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए अभी हमारे साथी प्रशांत आपको बताएंगे कि हमने किस तरीके से उसको चैनलाइज करने के लिए, किस तरीके से उसको देश में पूरी चर्चा करने के लिए किस तरीके से कार्यक्रम हमने उसके आयोजित किए हैं, वो प्रशांत आपको अभी इन डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे। प्रशांत। तो जय भीम, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आइस्का महाराष्ट्र का स्टेट प्रेसिडेंट के तौर पे पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। आइस्का का विज़न अगर आप देखोगे, स्टेटमेंट है लेकिन बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हम भारत में ऐसी कंडीशंस पैदा करें जहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो है वो अपने आत्मसम्मान, डिग्निटी के साथ रह सके, और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना जरूरी है, जिसकी ज़रूरत हमने अभी जैसे विशाल बाबू ने बताई है। मिशन आइस्का का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम हमारे मिशन के तौर पे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ 7-8 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वो हाईलाइट करना चाहूँगा। उसके ऊपर आने वाले समय में जब हमारे अगले सेशन होंगे, उसमें हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर, नेशनल प्रेसिडेंट उसके ऊपर और प्रकाश डालेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत अगर हम देखते हैं आइस्का के मूवमेंट का मिशन, तो हम चाहते हैं कि एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करें, एक ऐसा नेशनल मूवमेंट जो शेड्यूल कास्ट के द्वारा लीड किया जाए,
अम्बेडकराइट मूवमेंट का बैकबोन जो है, मसल जो है, जो रीढ़ है, वो शेड्यूल कास्ट है। और हम मानते हैं कि यह आंदोलन शेड्यूल कास्ट के द्वारा ही अभी इस माहौल में चलाया जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट भारत की एक ऐसी मोस्ट हेटेड माइनॉरिटी है, और जिसके आंदोलन में अगर उसी के साथ मतलब अगर हम पूरे आंदोलन की दशा और दिशा भी देखें तो हमको ये रियलाइज होता है कि आज शेड्यूल कास्ट का इतना बड़ा डिसइंटीग्रेशन, शेड्यूल कास्ट कॉन्शियसनेस का डिसइंटीग्रेशन करने की कोशिश है, और इसी के साथ ज़मीनी तौर पर हमें एक ऑर्गेनाइज कलेक्टिव मूवमेंट का लैक दिखता है। तो इस दौर में हम मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट का एक लेड बाय शेड्यूल कास्ट एक नेशनल मूवमेंट बने। दूसरा इंपॉर्टेंट मिशन हमारा है कि हम चाहते हैं कि आज के दौर में शेड्यूल कास्ट का एक खुद का इंडिपेंडेंट नैरेटिव हो, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट का एक इंडिपेंडेंट नैरेटिव हो जो बहुत ज़रूरी है, जो कि आज जो रूलिंग इलेट है उसके इन्फ्लुएंस में ना रहे। हमारे बहुत सारे मसले जो है आज रूलिंग इलेट अपने तरीके से अप्रोप्रिएट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट नैरेटिव खड़ा हो, और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि शेड्यूल कास्ट में हम शेड्यूल कास्ट कॉन्शियसनेस को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। आज के दौर में आप देखोगे कि मैंने जैसे पहले बताया कि शेड्यूल कास्ट की कॉन्शियसनेस को बार बार किसी तरीके से डिसइंटीग्रेट किया जाए, शेड्यूल कास्ट में अलग अलग गुटों को कैसे अप्रोप्रिएट किया जाए, और ये मजबूत किया जाए कि शेड्यूल कास्ट कभी ना एक साथ आ सके। शेड्यूल कास्ट अपने आंदोलन को अपने बलबूते पर, अपने इंडिपेंडेंट नैरेटिव से कभी ना चला पाए। और ये चीज़ें अगर रूलिंग इलाइट, यहाँ का हमारा आइडियोलॉजिकल एडवर्सरीज अगर ये इंश्योर करते हैं, तो एक अम्बेडकरी आंदोलन के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हीं मासेस को इंटीग्रेट करें आइडियोलॉजिकली, सोशली, कल्चरली, जिस तरीके से भी पॉसिबल होता है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम ये नहीं करेंगे, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट की रीढ़ की हड्डी है उसको अगर सही से नहीं बांधेंगे, तो आने वाला समय बहुत कठिन जा सकता है। इसलिए द मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर अम्बेडकराइट मूवमेंट इज द शेड्यूल कास्ट, और हम चाहते हैं कि हम उन तक पहुंचे। तीसरा एक ये है कि आज का पूरा मूवमेंट अगर सिर्फ कैरिस्मेटिक लीडर के अराउंड रहेगा, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा और सिर्फ एक सेंट्रल लीडर बनेगा, तो हमने पहले भी देखा है कि जब लीडर खत्म होता है तो मूवमेंट भी खत्म होता है। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में मूवमेंट उसके खुद के सिस्टम्स हो, प्रोसेसेस हो, मूवमेंट के खुद के इंस्टीट्यूशंस हो, मूवमेंट के खुद के एजेंडाज हो, और एक सिंगुलर एपिसेंटर जो मूवमेंट का आज तक बनता आ रहा है। उसके बावजूद एपिसेंटर तो जरूरी है, किसी भी मूवमेंट के लिए एक सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल लीडरशिप से काम नहीं चलेगा। हम ये मानते हैं कि हमें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ दैट लीडरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसी कारण से हम ये मानते हैं कि लीडरशिप का डेमोक्रेटाइजेशन तभी होगा जब हमारे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, और जब तक इंस्टीट्यूशन जिंदा रहेंगे तब तक मूवमेंट जिंदा रहेगा। जितना इंस्टीट्यूशन का पतन होता है समाज में, उतना आंदोलन खत्म होता जाता है। और इसलिए चौथा मुख्य मिशन हमारे है कि हम लोग हमारे समाज में एक ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जो विद इन शेड्यूल कास्ट बहुत ही एग्रेसिवली एंगेज करे। गांव, कस्बों तक, मोहल्लों तक, हमारी बस्तियों तक, झुग्गियों तक, झोपड़ी तक, हर जगह हम पहुंच पाए, और वो तभी मुमकिन है जब वो इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। इंस्टीट्यूशन लोगों को एवरीडे एंगेजमेंट के लिए स्कोप देता है। एक लीडर, एज ए लीडर अगर मैं जाऊंगा तो अकेले इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल लीडर बहुत कम काम कर सकता है, जबकि इंस्टीट्यूशन अगर हम होते हैं तो लोगों को इंस्टीट्यूशन से हर रोज़ के एंगेजमेंट के लिए मसले मिलते हैं, हर रोज़ के एंगेजमेंट के लिए स्पेस मिलता है, जिसको हम लोग एवरीडे एंगेजमेंट बोलते हैं, और वहीं से एवरीडे लीडरशिप भी पैदा होता है। तो हम इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का भी एक सिग्निफिकेंस देखते हैं, और इसीलिए आइस्का का महत्वपूर्ण मिशन है कि हम आने वाले समय में, अभी तो हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग के प्रोसेस में भी है, कुछ बनाया भी है, आने वाले समय में ज़रूरत के हिसाब से हम पूरे भारत भर, पूरे महाराष्ट्र में हर जिले मोहल्ले तक हम पहुंचना चाहते हैं इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दूसरा एक ये है कि इंस्टीट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो अपने जो मासेस है उसको पॉलिटिकली अवेयर करे, आइडियोलॉजिकली अवेयर करे, और उन मासेस का एक मास मोबिलाइजेशन करके एक कलेक्टिव कॉन्शियस मास हमारी जो सेंट्रल डिमांड्स है उसके लिए रास्ते पर उतर आए। उसके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भी बड़ा मूवमेंट खड़ा करना है, क्योंकि विदाउट मासेस हम मूवमेंट नहीं बना सकते। इंस्टीट्यूशन पे बनेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन का एट द एंड ऑब्जेक्टिव वही है कि हम मासेस तक पहुंच पाए, हम उन लोगों तक पहुंच पाए जिनको इनकी ज़रूरत है। और आगे इंपॉर्टेंट जो मैंने वही मुद्दा बताया था कि इंडिपेंडेंट लीडरशिप जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी मूवमेंट का। अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आइस्का कैसे दिखता है, हमारा अभी का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कैसा है। तो हमारे पास आप देखोगे सेंट्रल कमेटी है। सेंट्रल कमेटी एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है।
यहाँ पे भारत भर के जो प्रोफेसर है, इंटेलेक्चुअल्स है, जो मूवमेंट के बारे में सोच सकते हैं, जिनके पास उतना समय है, जिनके पास उनकी उनकी एक आइडियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, और जो देखते हैं कि आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट का अम्बेडकराइट आंदोलन कैसे चले, वो जो लोग हैं वो सेंट्रल कमेटी का भाग है। वो संगठन की नीतियां बनाते हैं, संगठन की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और संगठन किस दिशा में जाएगा, संगठन की डिमांड क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें सेंट्रल कमेटी का काम है। दूसरा है कि हमारे नेशनल ऑफिस बीरर्स है। नेशनल ऑफिस ब्यूरो जो सेंट्रल कमेटी जो भी मसले डिसाइड करती है, सेंट्रल कमेटी के द्वारा जो भी डिमांड्स पारित की जाती है, वो सारी डिमांड्स को जमीनी तौर पर पूरे भारत भर में लागू करने के लिए सेंट्रल कमेटी के जो ऑफिस बीरर्स है, नेशनल ऑफिस बीरर्स है, नेशनल प्रेसिडेंट हो, कन्वेनर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, फाइनेंशियल सेक्रेटरी हो, वो सारे लोगों का वो काम है। हमारे जो ऑफिस बीरर्स है वो आइस्का का स्टील फ्रेम है, और आने वाले समय में जैसे हम देखते हैं कि कुछ फुल टाइमर अभी हमारे पास है, तो जो फुल टाइमर है और ऑफिस बीरर्स है, दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ आइस्का, और उन्हीं के बलबूते पर संगठन आगे बढ़ता है। तीसरा है कि स्टेट कमिटीज। स्टेट कमेटी हर एक स्टेट की बनती है, और उन स्टेट कमेटी में जो लीडर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो फुल टाइमर्स होते हैं, वो नेशनल कमेटी के गाइडेंस के अंडर स्टेट में जो हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं उसको कैसे लागू करना है। जैसे हमारी एक सेंट्रल नीति है कि हम प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जाना चाहते हैं, तो इन सारी नीतियों को हम आने वाले समय में जमीनी तौर पर स्टेट लेवल पे भी कैसे लागू करें, ये एक स्टेट कमेटी का काम है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी और स्टेट कमेटी के बीच में रीजनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी हमारा एक ऐसा यूनिट है जो ऑन ग्राउंड डायरेक्ट मासेस के साथ कनेक्टेड होता है। ऑब्वियसली द सेंट्रल लीडरशिप एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द मासेस, बट डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उस रीजन की बनती है। जैसे औरंगाबाद की कमेटी है, तो वो औरंगाबाद की कमेटी उसी रीजन से बनेगी, वही के लोग होंगे, वही के मास लीडर्स होंगे, और वही यहाँ पे आके काम करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो एक ऐसा फंक्शन है कि जो स्टेट कमेटी के अंडर काम करता है, स्टेट कमेटी के गाइडेंस के अंडर। और फाइनली हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग यूनिट है वो है विलेज कमिटीज, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमिटीज के अंदर काम करता है, और ग्रासरूट लेट आउटरीच कैसे करें, लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों को मोबिलाइज कैसे करें, उसके लिए डायरेक्ट एंगेजमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट ब्लॉक कमिटीज करता है। डिमांड ऑफ द मूवमेंट, मतलब ये डिमांड के साथ साथ हमने और भी कई सारे प्रस्ताव पारित किए थे। उसमें प्रमुख प्रस्ताव यही था कि जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को हम किस तरीके से एक राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर कैसे हम उसको परावर्तित कर सकते हैं। और हमारा ही कोशिश का नतीजा है कि आज जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर के बारे में अभी बात करना शुरू कर दिए, वो भी डिमांड रख रहे हैं, जिसमें आरजेडी है, फिर चिराग पासवान जैसे लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है राहुल सोनपिपड़े, डॉक्टर राहुल सोनपिपड़े, इन्होंने जो राहुल गांधी जो विरोधी नेता है, उनको ये जो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को डिमांड को लेकर उनको एक प्रस्ताव दिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस जो डिमांड को लेकर हम एक ज़मीनी तौर पर किस तरीके से एक आंदोलन के तौर पर या हमारी जो ये सारे लोगों में, मतलब हम कोई इसको एक हमारे संगठन तक सीमित रखना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी ज़मीनी तौर पर काम करने वाले संगठन है, इंडिविजुअल एक्टिविस्ट है, इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने एक कॉमन एजेंडा के तौर पर सब साथ में आए और इस डिमांड को बुलंद करें। तभी हम इस डिमांड को कहीं ज़मीनी तौर पर हम इसको पहुंचा सकते हैं। दूसरा, इसके मतलब इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने जिस तरीके से मतलब एक दलित एजेंडा करके हमने महाराष्ट्र में 4 परिषद लगाए, जिसमें मुंबई से हमने शुरुआत करके नागपुर में इसका समारोह किया, जिसमें नांदेड़ हो गया, औरंगाबाद हो गया, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में अक्रॉस महाराष्ट्र हमने ये जो दलित एजेंडा करके हमने परिषदें लिए, जिससे हमने जो ग्रास रूट पे काम करने वाले लोगों से हमारे एजेंडास क्या होने चाहिए उसके बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने दिल्ली में नेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए, जिसमें कि ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर को लेकर क्या सोच रहे हैं, या
उन लोगों में हम ये मुद्दे को लेकर कैसे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने ज़मीनी तौर पर भी काफ़ी काम किया है ताकि ये मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दे में परावर्तित हो सके। जैसे मैं बताया कि ये एक ही मुद्दा नहीं है जिसको लेकर हम काम कर रहे हैं। जैसे ही हमारा जो डिमांड है वो ये जो बैकलॉग है, तो बैकलॉग को लेकर बहुत सालों से हमारी जो डिमांड है उसको लेकर बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, ज़मीनी तौर के कार्यकर्ता बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उसमें हमको कोई नतीजा मिल नहीं रहा है। तो उसमें से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो हमको मतलब जिस तरीके से आइस्का का जो एक सोच थी कि आइस्का किस तरीके से संगठन होना चाहिए, तो हमारा कोशिश यही है कि जो शेड्यूल कास्ट के मुद्दे हैं उसके अराउंड हम एक शेड्यूल कास्ट का एक प्रेशर ग्रुप कैसा बना सकते हैं, और वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे ही हम आइस्का को सोच रहे हैं। तो आइस्का जितना ज़मीनी तौर पर मजबूत होगा, जैसे प्रशांत ने बताया कि हमारे स्टेट कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, हमारा जो पूरा संगठन का स्ट्रक्चर है, हमारा कोशिश यही है कि इसको ग्राउंड पे ज़मीनी तौर पे आइस्का जितना मजबूत होगा उसी के तहत हमारा वॉइस, हमारा जो भी डिमांड है वो मजबूत होना शुरू होगा। तो उसी को लेकर हम जो हमारे बाकी डिमांड है, जैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसा एक डिमांड है। अभी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखे जाए तो पहले आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत चर्चा हुई कि हमको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हमारे लैंडलेस लोगों को लैंड देना चाहिए, लेकिन अगर उसका नतीजा देखेंगे तो पूरे भारत में पिछले 75 वर्षों में सिर्फ 2% लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसमें भी जो सक्सेस स्टोरी ज़्यादातर आती है वो केरला से आती है कि केरला में थोड़ा उसका अच्छे तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन अगर हम पूरे भारत के उस पे दौर पे देखेंगे तो सिर्फ 2% लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप सभी को पता होगा, आपके आसपास या हमारे बहुत से गांव से लोग हैं, कितने लोगों को ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ज़मीन मिला होगा, ये मुझसे बेहतर तो आप लोग भी जानते हो। तो हम इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी हम आगे हम काम कर रहे हैं। और ये जो हम सोशल मूवमेंट, जैसे हमारे लीडरशिप का भी ये मानना है कि या हमारे जो सेंट्रल कमेटी में जो डिस्कशन होता है, सोशल मूवमेंट का सिर्फ काम ये नहीं है कि जो सामाजिक तौर पर कुरीतियाँ है या बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन है, सिर्फ उसको ही फोकस करना हमारा मकसद नहीं है। आर्थिक तौर पर जो हमारा समाज जो पीछे रह गया है या हमारे जो आर्थिक मुद्दे हैं, हमारे कई सारे जो संगठन हैं या ज़मीनी तौर पर काम करने वाले लोग हैं, वो इस आर्थिक मुद्दे को बहुत हद तक बाईपास करते हुए दिखते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो सामाजिक मुद्दे के साथ साथ हम आर्थिक मुद्दे पर भी उसी तीव्रता से काम करें, और इसीलिए हम जो इमीडिएट अफेक्ट होने वाले जो हमारे समाज के जो मुद्दे हैं, हम चाहते हैं कि हम उसको स्टिक रहें। उसी के तहत ये जो हमारे मुद्दे आपको दिख रहे हैं वो उसी के अराउंड हमने ये डिमांड और ये सारा कुछ हमने रखा है। जो हमने कुछ एक्टिविटीज़ की है पिछले 2 साल में, उसके बारे में प्रशांत आपको थोड़ा इन डिटेल बताएंगे। तो आइस्का के पहले 1.5 साल का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, जो अभी भी है और आने वाले समय भी रहेगा, कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर। और उसके लिए जो काम आइस्का ने किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसका थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहता हूँ। तो हमने नेशनल डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, इसके तौर पे पिछले 1.5 सालों में बहुत सारी नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्फ्रेंसेस करी है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस ये है, हमारी जो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी जब आइस्का का इंसेप्शन हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, तब हमने ये रिजोल्यूशन पारित किया। और उसके बाद हमने उस डिमांड को दलित एजेंडा कॉन्फ्रेंसेस, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे, लोकसभा के महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले हमने इस डिमांड को बहुत ही एग्रेसिवली महाराष्ट्र के अलग अलग इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके उसके बारे में काम किया, उसके बारे में कॉन्फ्रेंस ली, और लोगों का एक ओपिनियन कैसे बने, लोगों में वो ओपिनियन कैसे शेप हो, उसके लिए काम किया। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन जो था ये SC ST OBC के लिए, वो मुंबई के कॉन्फ्रेंस में हमने लिया। वहाँ पे महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जो ग्रास रूट में काम करते हैं, पिछले कई सालों से अम्बेडकराइट मूवमेंट के साथ अलग अलग पोजीशंस में जुड़े हैं, तो उन सभी को हमने एक साथ लाया, हमने उनके साथ डिस्कशंस किया।
साथ ही साथ युवाओं को भी हमने एक साथ लाया और इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा फिर से एक वही लार्ज और लाउड मैसेज दिया कि आज का शेड्यूल कास्ट भारत में प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की मांग करता है। उसी मुद्दे को लेकर फिर हम नागपुर चले गए। उससे पहले हमने नांदेड़ और ये की थी, तो सीक्वेंस थोड़ा सा ये हो गया। तो हमने बाद में नागपुर में कॉन्फ्रेंस लिया। नागपुर में भी उसी तरीके से हमने डिफरेंट नागपुर के जो डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स हैं अलग अलग, उनको एक साथ लाया और प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो वहाँ के नागपुर के मासेस को कैसे अपील किया जाए, उन तक कैसे पहुँचाया जाए, उनको उस मुद्दे के बारे में कन्विंस कैसे किया जाए। क्योंकि जब भी कोई डिमांड हम रेज करते हैं तो हो सकता है कि पहली फुर्सत में लोगों को लगे कि ये अचानक से कोई नया डिमांड कैसे आ गया, लेकिन हमारे मासेस को, हमारे लीडर्स को हम जितना कन्विंस करेंगे इन डिमांड्स के बारे में, हम उनको जितना बताएंगे कि ये डिमांड्स हमारे समाज के उत्थान के लिए क्यों जरूरी है, तब तक वो डिमांड मास ओपिनियन नहीं बनेगा, तब तक वो डिमांड लोगों तक नहीं पहुंचेगा और लोग तब तक उन डिमांड्स को रास्ते पर आकर मांगने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं है जो ऐसी हॉल में बैठ कर जो कॉन्फ्रेंस की जाती है उस तरीके की कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये मास ओपिनियन बनाने के प्रयत्न है, ये मास ओपिनियन बना के लोगों को मोबिलाइज करने के अटेम्प्ट्स है। और उसके तहत नांदेड़ में भी हमने वही किया। नांदेड़ महाराष्ट्र में फिर से एक कॉन्फ्रेंस ली, जिस कॉन्फ्रेंस का सेम मुद्दा था प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, वो कैसे लाया जाए और उसके लिए एक मूवमेंट के तौर पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हमारी उसमें भूमिका क्या रहेगी, समाज के अलग अलग संगठन, समाज का यूथ, उसकी भूमिका उसमें क्या रहेगी। तो ये सारे मुद्दे उसमें डिस्कस हुए। और फिर हमने औरंगाबाद में भी कॉन्फ्रेंस लिया। औरंगाबाद के कॉन्फ्रेंस में भी वही मुद्दा उसी तरीके से, लेकिन औरंगाबाद नया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक भी वो मुद्दा पहुँचाने का प्रयास किया। साथ ही साथ स्टेट लेवल पे कॉन्फ्रेंस करना जरूरी है, लेकिन जो लॉ मेकर्स है, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो संसद में बैठे हैं, उन लोगों तक भी ये मुद्दा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में हो और उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी, बिकॉज स्टेट के साथ हम उसी तरीके से निगोशिएशन कर सकते हैं। और इसीलिए हमने जो एमपी है मनोज झा, वो आए थे, तो वो प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की डिमांड पार्लियामेंट में रखते, उन्होंने बात भी किया है उसके ऊपर। साथ ही साथ राजेंद्र पाल गौतम थे, जो मिनिस्टर थे दिल्ली गवर्नमेंट में, एमएलए है दिल्ली के, तो उन्होंने भी इस प्राइवेट सेक्टर डिमांड का समर्थन किया। साथ ही साथ विकास कुमार मिला है, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट राहुल सोनपिंपले, और सुमित मस्कर जो एकेडमिशियन है, प्रोफेसर है ओपी जिंदाल यूनिवर्सिटी में। तो ऐसे अलग अलग एकेडमिशियंस और पॉलिटिशियंस एक साथ आए और उन्होंने फिर से दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये एक प्रस्ताव पारित किया कि हम आज के दौर में रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर की डिमांड करते हैं। उसके बाद जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद हमने फिर से एक और कॉन्फ्रेंस लिया, क्योंकि हमने ये देखा है कि इलेक्शन से पहले हम बहुत काम करते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग इलेक्शन के नतीजे के बाद हमारी मूवमेंट का फ्यूचर, हमारे मूवमेंट की स्टेट, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, बैठे, सोचे, समझे। जब तक सोच समझ से हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे तब तक काम नहीं बनते हैं। और इसीलिए आइस्का ने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था कि स्टेट एंड फ्यूचर ऑफ अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स, अम्बेडकरी राजनीति की दशा और दिशा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो हमने पोस्ट 2024 की इलेक्शन में नागपुर में एक कॉन्फ्रेंस लिया, उसमें भी अलग अलग प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस और लोकल लीडर्स, लोकल समाज वहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ और हमने उसके ऊपर एक विचार मंथन किया। और उसके बाद हमने फिर से वही निर्धारित किया कि आज के दौर में हमारे मूवमेंट की दशा और दिशा क्या है और आइस्का एज ए संगठन आज के दौर में क्या मांग करता है। फिर हम लोग महाराष्ट्र में तो हुए कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ हमने नेशनल लेवल पे भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस किए। आइस्का आसाम जो है, वहाँ पे हमने आइस्का आसाम का इनॉग्रेशन किया। साथ ही साथ जब हमारी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो कॉन्फ्रेंस का सेंट्रल मुद्दा सदा ही वही रहता है कि हमारी जो सेंट्रल डिमांड है, क्योंकि कोई भी संगठन हर कोई प्रोग्राम में अपनी सेंट्रल डिमांड बहुत ही एग्रेसिवली इन्वोक करता है। उसी तरीके से आइस्का आसाम का जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी यही डिमांड, और आसाम में भी कैसे एक मूवमेंट फिर से बिल्ड किया जाए, आसाम में भी आइस्का के साथ हम मिल के एक बड़ा संगठन, बड़ी मूवमेंट वहाँ पे भी कैसे बिल्ड कर पाए, उसके बारे में डिस्कशंस हुए और वहाँ पे हमने कमेटी फॉर्मुलेट की। साथ ही साथ अभी हमारे कुछ इंस्टीट्यूशंस हमने बनाए हैं जिसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने बोला था कि हम आइस्का इंडिपेंडेंट लीडरशिप, इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और इंडिपेंडेंट नैरेटिव पे भरोसा रखता है। एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट है, हमारा संगठन के नाम में भी इंडिपेंडेंट है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है अम्बेडकर क्रॉनिकल। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ पे हम कुछ लिख रहे और डाल रहे। ये प्लेटफॉर्म जो हमारी मास डिमांड्स है, जो हमारी डिमांड्स प्राइवेट सेक्टर के अराउंड है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड है, और पूरी तरीके से समाज के साथ जो ह्यूमिलिएशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
उसके लिए एक बड़े तौर पे नैरेटिव कैसे जनरेट किया जाए, उसके बारे में लिखा जाए, बोला जाए, और वो कैसे एकेडमिक स्पेसेस तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे। हमारे जो लिखे हुए आर्टिकल है वो बड़े बड़े लोगों तक पहुंच जाते हैं जो पावरफुल पोजीशन में है, और उन तक जब ये मुद्दा पहुंचता है तो शायद वो सुनेंगे। उनको इतना तो पता चल जाएगा कि आज का शेड्यूल कास्ट जाग कर नए मुद्दों के बारे में बात कर रहा है। और इसीलिए आम्बेडकर एंड क्रॉनिकल जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारा इंडिपेंडेंट डिस्कोर्स मेकिंग प्लेटफॉर्म है। तो अभी वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारे साथ सूरज और बाकी जो टीम है वो इसके साथ काम करते हैं। साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर, अभी महाराष्ट्र में हमने 3 जगह पे रिसोर्स सेंटर बनाया है, और रिसोर्स सेंटर बनने के बाद भारत भर से बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे हैं कि हमें भी हमारे यहाँ पे सेंटर बनाना है, उसको बनाने के लिए क्या करें। सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं है कि हम बच्चों को आए और कोचिंग क्लासेस दें। हम अभी इनिशियल फेज में है, सेंटर्स हमारे मैच्योर हो रहे हैं। हमने एक जगह ली समाज से, वहाँ पे एक सेंटर बनाया, और उस सेंटर में हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी के लिए एवरीडे एंगेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम्स डिज़ाइन करें। उन प्रोग्राम्स के द्वारा समाज जब तक रेगुलरली नहीं जुड़ेगा तब तक मास मूवमेंट खड़ा नहीं हो सकता। और इसीलिए नागपुर, मुंबई और हमारा सांगली कुरुंदवाड़, यहाँ पे 3 सेंटर है जो पिछले 7-8 महीनों से सही से बने हैं। उनके ऊपर कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, भले ही देर आर सम लैकुना जिसके ऊपर हम अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस है, ये आने वाले समय में अम्बेडकर राइट मूवमेंट की एक रीढ़ बनेगी। ये इंस्टीट्यूशंस है, ये आने वाले समय में हमारे लोगों को एवरीडे एंगेजमेंट के लिए स्कोप देगी। तो इसी के साथ ये जो संगठन है, इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, लीडरशिप बनेगी, इंडिपेंडेंट नैरेटिव आएगा, लेकिन आप संगठन के साथ जुड़ कैसे सकते हो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। तो संगठन में 3 तरह के लोगों के रोल होते हैं जनरली। एक होता है लीडर, केडर, मेंबर्स, जो कि संगठन के साथ पूरी मेहनत लगन के साथ जुड़े रहते हैं, और संगठन के जो मेंबर्स है दे आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। संगठन के जो प्रॉपर रजिस्टर्ड मेंबर रहेंगे वो शेड्यूल कास्ट के रहेंगे। ये डेडिकेटेड इंडिविजुअल रहेंगे कि जो फुल टाइम, पार्ट टाइम अपने जीवन में जितना भी उनको समय मिलता है वो सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोबिलाइजेशन करे, लीडरशिप बिल्ड करे, और संगठन के जो भी नेशनल से लेके ब्लॉक तक जो भी प्रोग्राम्स है उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करे। दूसरे लोग होते हैं जिनको हम लोग एकेडमिक लैंग्वेज में अलाय बोलते हैं। हो सकते हैं कुछ लोग हो, किसी भी समाज से हो, जो मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट का ये आंदोलन है और हम इस आंदोलन को, शेड्यूल कास्ट के चलाए जाने वाले एजेंडे को पूरी तरीके से मानते हैं, उसके साथ हम लोग पूरी तरीके से सहमत हैं। इसका फायदा ये भी है कि हमारा जो आंदोलन है उसकी जो डिमांड है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इसका आंदोलन के एजेंडा, इस आंदोलन का डिस्कोर्स, इन आंदोलन की पॉलिसीज, हर कोई चीज़ शेड्यूल कास्ट डिसाइड करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगेंगे उसमें बहुत सारे लोग हो, कोई सपोर्ट हो सकते कुछ डोनर्स हो, कंट्रीब्यूटर्स हो, और समाज में अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी होगी जो चाहते हैं कि आइस्का के साथ मिलकर इन प्रोग्राम्स को लागू किया जाए। तो उसके लिए भी संगठन खुला है। वो किसी भी बैकग्राउंड से, समाज से हो सकते हैं जो आइस्का के विजन के साथ जुड़ सकते हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो अगेन हमारे वॉलंटियर्स हो सकते हैं, एजुकेटर्स हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, जो हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन जो हम लोग चला रहे हैं, जैसे एसआरसी एक साइड पे समाज में लोगों को मोबिलाइज करेगा, लेकिन दूसरी साइड पे एसआरसी का इंपॉर्टेंट काम भी है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको आने वाले समय में जो भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए इक्विप करे, उनको एम्पावर करे, और उनको बेसिक एजुकेशनल एक्सेस कैसे प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए कुछ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। तो वैसे लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एजुकेटर जुड़ सकते हैं, प्रोफेशनल जुड़ सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो वॉलंटरी तौर पे संगठन के एवरीडे एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहते हैं, तो वो वॉलंटियर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फाइनली हमारा वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाओगे तो आपको एक मेंबरशिप फॉर्म मिलता है। उस मेंबरशिप फॉर्म को आप भरोगे, बेसिक डिटेल्स है उसमें, सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको मिनिमम 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और उसके बाद आप आइस्का के मेंबर बन सकते हो। तो इतनी ही जानकारी है। सिर्फ और एक अपडेट, जैसे विशाल भाऊ ने बताया कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के बारे में हमने अभी कुछ समय पहले एनालिसिस किया, और हमने पिछले 1.5 साल में इतनी भयानक डेवलपमेंट देखी है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव ये है कि आज जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है वो धीरे धीरे इस प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन के बारे में कंपेल हो रही है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन। द होल अपोजिशन ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से लेकर जितनी भी भारत भर की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो आज प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में, जैसे संविधान बचाओ का नारा केंद्र बिंदु बना, आज कास्ट सेंसस जो डिमांड हमने, हमारे संगठनों ने लाई थी पिछले 20-30 साल पहले, आज वो डिमांड सेंट्रल है।
आने वाले समय में हम ये मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन की भी डिमांड पॉलिटिक्स के, भारत के राजनीति के केंद्र डिमांड बनेगी। उसमें बहुत सारी, कांग्रेस तो बताया, राजद है, बीजेपी के बहुत सारी अलाय पार्टीज है, वो खुद बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन चाहिए। तो हम इसी तरीके से जो लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन है वो तैयार कर सकते हो, साथ ही साथ जो डिस्कोर्स है, जो ये लोग हैं उन तक भी ये मुद्दा पहुंचा के उनसे वो काम करवा सकते हैं। और ये तभी होगा जब हम आइस्का जैसे मूवमेंट को खड़ा करेंगे, एक बड़ा प्रेशर ग्रुप, बड़ा मोबिलाइजेशन तैयार करेंगे। इसी के साथ हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल हो, कुछ डाउट पूछने हैं तो यहाँ पे लोग हैं, वो आपको आंसर कर सकते हैं और फिर हम अगले स्पीच की तरफ जाते हैं। ठीक है, जय भीम।